गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने साउंड चैप्टर या 8 साउंड वाला चैप्टर हमने 8 चैप्टर स्टडी किया था। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो है ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चैप्टर 11th का ऑप्टिक्स। ठीक है। अब साउंड में हमने एक टर्म सीखा था अकोस्टिक। अकोस्टिक ये वर्ड साउंड से रिलेट करता है, वैसे ही ऑप्टिक्स ये वर्ड लाइट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? लाइट। तो अब हम लाइट का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। अब डिफरेंस तो हमने देख लिया है कि लाइट और साउंड में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। लेकिन लाइट के साउंड से कुछ जो कंसेप्ट है हम जैसे कि वेव, एम्पलीट्यूड, ये सारे लाइट को भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। तो पहले हम देख लेते कि लाइट होता क्या है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है? तो देखो पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं मैंने नेचर ऑफ लाइट में। लाइट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले तो ये एनर्जी है, मीन सन से आने वाली एनर्जी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है। तो सो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ रेटिना ऑफ आई। उसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे ही लाइट किसी मटेरियल पे इंसिडेंट होगी और हमारी आंखों में जाएगी तो हमारे आंखों के रेटिना को वो स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से हमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो लाइट का काम क्या है? लाइट की वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। देन लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें पता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमने स्टडी किया है, इसमें एग्जांपल लिया है। तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए एक तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। मीडियम होगा फिर भी ये जा सकता है, मीडियम नहीं होगा फिर भी ये ट्रैवल कर सकता है। सो प्रोपोगेट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर मीडियम प्रेजेंस है या एब्सेंट है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इनिशियली अर्लियर लाइट को क्या मानते थे? एनर्जी। लाइट को क्या मानते थे? लाइट इज अ एनर्जी जो देखने के काम में आती है। ये बहुत पहले माना जाता था। देन इसमें और स्टडी हुआ। सो एट बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी कुछ रिसर्च हुए और उससे पता चला कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये प्रूव हो गया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हमें पता चल गया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। देन उसके बाद फर्दर स्टडी हुआ, क्वांटम थ्योरी आई। नेक्स्ट क्या आई? क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी के प्रिंसिपल लाइट को लगाए तो हमें पता चला कि लाइट इज अ पार्टिकल। लाइट ईएम वेव नहीं तो पार्टिकल है। तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वाज एस्टेब्लिश। और उसको क्या कहा गया? फोटॉन्स। जो लाइट के पार्टिकल है, जो एनर्जी कैरिंग पार्टिकल है, लाइट की एनर्जी जो लेके जाते हैं उस पार्टिकल को क्या कहा गया? फोटॉन इज अ एनर्जी कैरियर पार्टिकल। लाइट एनर्जी को कैरी करने वाले पार्टिकल क्या होते हैं? फोटॉन्स। ठीक है। ये किससे पता चला हमें? क्वांटम थ्योरी से। तो अब लाइट के पास दो नेचर आ गए, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। लाइट क्या है? वेव भी है एंड पार्टिकल। सो लाइट पजेसेस ड्यूअल नेचर। तो वो लाइट वेव की तरह भी रिएक्ट करता है या पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। दोनों तरीके से ये बिहेव कर सकता है। तो लाइट को क्या बोला जाएगा? लाइट इज अ फोटोन और लाइट इज अ पार्टिकल विच गाइडेड बाय रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ एनर्जी कैरियर फोटोन गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये किससे बना होता है? फोटोन से। और जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी रूल फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है। ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट रिलेटिविटी का अगर हम स्टडी करते हैं, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का स्टडी किया है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट को क्या कंसिडर किया? स्पीड ऑफ लाइट अगर आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते तो आपको वैल्यू मिलता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज, अगर हम हर बार प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन करने जाए या फिर प्रैक्टिकल पर्पज अगर हम इसका स्टडी करें तो
ये वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये वैल्यू लेके कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसको राउंड फिगर कर गया, इसको राउंड फिगर करते हैं। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या किया गया, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ये वैल्यू क्या लेते हैं हम, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होता है, वैक्यूम में। कहाँ होता है, वैक्यूम और एयर में जनरली। अगर मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट करना है तो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है वेव का स्पीड ऑफ लाइट के लिए। देखो प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, या तो उसमें c स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होता है, 1 अपॉन वो c इज इक्वल टू 1 अपॉन, और v हम लिख सकते हैं, c की जगह c नहीं लिख सकते, यहाँ v लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट इप्सिलॉन म्यू जीरो, वेयर इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड म्यू इज अ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अगर वैक्यूम में हमें स्पीड फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला क्या था हमारा, इप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूले होते, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। ये क्या हो गया, लाइट का इंट्रोडक्शन। अगर हमें लाइट का स्टडी करना है, अगर हमें लाइट का स्टडी करना है तो किस तरह से लाइट का स्टडी हम कर सकते हैं। तो मेनली लाइट अलग अलग फेनोमेनॉन दिखाता है, लाइट अलग अलग, क्योंकि हमने क्या कहा कि लाइट इज ए एनर्जी, देन कहा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन कहा लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। तो हर एक नेचर के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, तो हर एक कंसेप्ट के लिए हमें अलग अलग स्टडी करना होता है। तो इसीलिए हमने उसको डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू इट्स फेनोमेनॉन। हमने लाइट को 3 पार्ट में या 3 ब्रांचेस में या 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो वो कैटेगरी देख लेते हैं। सो पहली जो कैटेगरी है जिसमें हम लाइट का स्टडी करेंगे उसे कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। उसे क्या कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स। अब लाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट फेनोमेनॉन लाइट दिखाते, तो कुछ फेनोमेनॉन हम इस कैटेगरी में सीखेंगे। तो पहली हमारी कैटेगरी क्या है, रे ऑप्टिक्स, और इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसी को क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्म बाय लेंस, इमेज फॉर्म बाय मिरर, इमेज फॉर्म बाय प्रिज्म। ये सारा कंसेप्ट हम किस में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। कौन से इमेज फॉर्म बाय, इमेज फॉर्म बाय मिरर्स, देन लेंस, थिन लेंस एंड प्रिज्म। तो इनसे जो इमेज बनता है इसमें रे ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है, रे ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में माना क्या जाता है, सो रे ऑप्टिक्स कहता है अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ रे ऑफ लाइट। मींस अगर लाइट सोर्स से निकल के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो ये हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। और यहां से लाइट निकलेगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहां से लाइट निकलेगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी इस तरह से। ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। ये क्या है, रे ऑफ लाइट। अब ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मींस लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा हम किस में मानते हैं, रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। सो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। ये समझ में आ गया। अब इस रे ऑफ लाइट में कौन से फेनोमेनन हम स्टडी कर सकते हैं, मींस अगर हम लाइट को रे ऑप्टिक्स से स्टडी करते हैं तो हमें कौन से फेनोमेनन मिलते हैं, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, देन डबल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा फेनोमेनन हम स्टडी करेंगे इसमें, रिफ्लेक्शन, ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में हो चुके हैं। रिफ्रैक्शन ये भी हो चुका है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, देन डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सारे कंसेप्ट हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये पहला कैटेगरी समझ में आ गया।
अब आते हैं हम दूसरे कैटेगरी पे। दूसरे कैटेगरी वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं उसे? वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखो क्या कहा है, वी कंसिडर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वेव होता है जिसमें हमारे दो फील्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस तरह से वो ट्रेवल करेगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक दूसरे को क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो हम लाइट को क्या मानते हैं? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें दो फील्ड रहेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसेप्ट स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से? लाइट इज अ वेव। अगर हम लाइट को वेव माने तो कौन से फेनोमेनन प्रूव करता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, इंटरफेरेंस मिक्सिंग ऑफ टू वेव। दो वेव जब मिक्स होते हैं तो उससे बैंड बनते हैं। देन बेंडिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट अ डिफ्रैक्शन। तो ये सारे जो फेनोमेनन है, पोलराइजेशन, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। 12th में एक चैप्टर होगा, उसमें आपको ये वेव ऑप्टिक्स के पूरे कंसेप्ट आपको आएंगे। ठीक है, तो 11 के लिए इतना याद रखना है कि वेव ऑप्टिक्स में हम क्या कंसिडर करते हैं कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को वेव मान के हम उसका स्टडी करते हैं। उसमें हम फेनोमेनन स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वेव को स्टडी करने के लिए, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सिंपल यही कह रहा है कि हम लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल। लाइट को क्या मानते हैं? पार्टिकल। उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? फोटोन। उस पार्टिकल को क्या कहा जाता है? फोटोन। अब इसमें कौन से? these इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट और मैटर का इंटरेक्शन होता है। क्वांटम नेचर का स्टडी करते हैं कि लाइट और मैटर, अगर लाइट आ रहा है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड होगा, तो कोलिजन हो रहा है। तो लाइट क्या कर रहा है? मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये फेनोमेनन किस में आता है? पार्टिकल नेचर में। सो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, इसमें हम क्वांटम नेचर कंसिडर करते हैं। लाइट का कौन सा नेचर कंसिडर करते हैं? क्वांटम नेचर। ठीक है, तो लाइट इज अ पार्टिकल इसमें मानते हैं, और लाइट पार्टिकल मान के कौन से फेनोमेनन हम स्टडी कर सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे बताया कि किसी मेटल पे अगर लाइट गिरती है या फोटोन गिरते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हमें स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है। देन कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट किसकी वजह से? पार्टिकल नेचर की वजह से होते हैं। तो ये भी हम फेनोमेनन, इसमें से फेनोमेनन, ये जो फेनोमेनन है पार्टिकल नेचर वाले, ये भी हम 12th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे, तो इसमें हमें डिटेल में जाना नहीं है। तो अब हमने 3 कैटेगरी स्टडी कर ली। एक है रे ऑप्टिक्स, सेकेंड वेव ऑप्टिक्स एंड थर्ड पार्टिकल नेचर। तो इसमें से रे ऑप्टिक्स हमें 11th में स्टडी करना है, वेव ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर हमें 12th में स्टडी करना है। तो हम फोकस किस पे करने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स पे। किस पे फोकस करने वाले हैं? सिर्फ रे ऑप्टिक्स पे फोकस करने वाले। अगर हमें रे ऑप्टिक्स स्टडी करना है, रे ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करेंगे? रे ऑप्टिक्स में जो मैंने कहा वही, रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय प्रिज्म। ये सारे कंसेप्ट रे ऑप्टिक्स में आते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए, हमें 4 फंडामेंटल लॉज की जरूरत होती है। 4 फंडामेंटल लॉज हमें
पता होने चाहिए, तभी हम रे ऑप्टिक्स का स्टडी कर सकते हैं, तभी हम रे ऑप्टिक्स का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ हमें क्या कहता है, देखो पहला लॉ कहता है कि लाइट ट्रैवल, ओके, सो रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। वी मेनली स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। इट इज बेस्ड ऑन द 4 फंडामेंटल लॉ। तो ये 4 फंडामेंटल लॉ पे डिपेंड करता है। अब 4 फंडामेंटल लॉ हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, 4 फंडामेंटल लॉज। तो पहला हमारा लॉ है, फर्स्ट, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, जब हम रे ऑप्टिक्स का स्टडी करते हैं। सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, वो वेव जैसी नहीं जाएगी, वो वेव जैसी नहीं जाएगी या पार्टिकल नहीं होगी, तो लाइट सीधे सीधे जाएंगी। जैसे हम टॉर्च को ऑन करते तो लाइट हमें लगता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लाइट कैसी जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट्स। तो उसमें से क्या निकल रही है, रे ऑफ लाइट की, लाइट सीधे सीधे जा रही है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कहा, इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम, इन होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। इसमें होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो होमोजीनियस का मीनिंग यहां लिखा है मैंने। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सेम एवरीवेयर इन मीडियम। तो अगर हम मीडियम को कंसिडर करते हैं, इस मीडियम में आप कहीं भी प्रॉपर्टी चेक करो, यहां हर जगह प्रॉपर्टी आपको क्या आएगा, इनसाइड मीडियम सेम आएगी, इनसाइड मीडियम सेम आएगी। एग्जांपल ले लो, डेंसिटी चेक करते हैं हम, क्या चेक करते हैं, डेंसिटी। तो इस पोर्शन में जितनी डेंसिटी होगी और अंदर चले जाएंगे तो यहां भी उतनी डेंसिटी होगी, यहां भी सेम डेंसिटी, तो हर जगह पे डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। आप कहीं भी चेक करो, इनसाइड मीडियम आप कहीं भी चेक करो, प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। ऐसे मीडियम को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मीडियम। मींस कहीं भी आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। मींस जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन सेकेंड, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मीडियम किसे कहेंगे, तो अब मीडियम की प्रॉपर्टी हम किसी भी डायरेक्शन में चेक करें, किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी चेक करें, सभी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो इस डायरेक्शन में प्रेशर मेजर किया, इस डायरेक्शन में प्रेशर मेजर किया, इस डायरेक्शन में प्रेशर, इस डायरेक्शन में प्रेशर, हर जगह प्रेशर सेम आया, हर जगह प्रेशर सेम आया। तो प्रेशर अगर प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं तो कहीं से भी हम प्रेशर मेजर करेंगे तो सेम आएगी। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर हमने प्रेशर मेजर किया तो वैल्यू सेम मिल रहा है, तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक मीडियम। तो इनसाइड मीडियम आप कहीं भी प्रॉपर्टी मेजर करोगे और सेम मिलेगी तो होमोजीनियस, और किसी भी डायरेक्शन से आप प्रॉपर्टी मेजर करोगे और सेम मिलेगी तो आइसोट्रोपिक। तो ऐसा अगर मीडियम होगा आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस, तो उसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसमें लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये एक पहला लॉ समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे लॉ पे। चलो दूसरा लॉ क्या कहता है हमें, देखो, 2 or more rays can intersect at a point without affecting their path beyond that point. Beyond that point क्या कह रहा है, 2 और 2 से ज्यादा रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 2 रेज आ रही है, एक रे ऐसे ऊपर जा रही है और दूसरी रे भी आ रही है, वो नीचे जा रही है। अब देखो ये दोनों वेव इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। ओके, यहां पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट होने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगी, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, क्या होगा, विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ बियॉन्ड दैट पॉइंट, से दे ट्रैवल इन अ, वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते रहेंगे, उसका पाथ अफेक्ट नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि दो जब लाइट रे एक साथ आती है तो मिक्स नहीं होंगी, वो क्या मिक्स नहीं होंगी, ये रे अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी और दूसरा रे अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर आपने 2 टॉर्च ले लिए और लाइट आपने
यहां से एक टॉर्च लगाया और यहां से एक टॉर्च लगाया, तो यहां से टॉर्च का लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा और यहां से टॉर्च का लाइट इस डायरेक्शन में जाएगा। ये कहीं भी अपने पाथ को अफेक्ट नहीं कर रहे। अगर ये दो रे मिक्स भी हो रही है फिर भी इसमें कोई भी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगा या किसी चीज में चेंजेस नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में लाइट जाएगा। ठीक है, तो ये अफेक्ट नहीं करते। तो उस इंटरसेक्शन के बाद भी वो जिस हिसाब से है जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। टू और मोर रे कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ बियॉन्ड दैट पॉइंट। तो पॉइंट के बाद भी वो उस पाथ को अफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लोअर स्टैंडर्ड में आपने सीखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज हमारे पास एक सरफेस है, प्लेन सरफेस। ठीक है, हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। मिरर, लाइक मिरर, मिरर जैसा हमारे पास एक सरफेस है। अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है, अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है, तो मिरर पे अगर लाइट गिरती है तो क्या होगा? जैसे ही गिरेगी वापस उसी मीडियम में वो क्या हो जाएगी? बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम। उसी मीडियम में वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, वापस सरफेस पे इंसिडेंट हो गए वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मीन्स मिरर पे लाइट गिरा और वापस बाउंस बैक होके सेम मीडियम में वो ट्रैवल करे, देन इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब अगर हमें रिफ्लेक्शन का स्टडी करना है तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो, अब जो रे आ रही है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देन अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। ये हमारा सेंटर से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा नॉर्मल। और ये जहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ये पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब पहला लॉ हमें क्या कहता है? द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। drawn at a point of incidence and two rays are either side of normal। तो रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में जाएगी जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे होगा। जिस प्लेन में नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे होगा, मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। लाइज इन अ सेम प्लेन मींस अगर रे यहां से आ रही है तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये एक प्लेन होगा, इस तरह से एक प्लेन होगा। ठीक है, अगर प्लेन आपने वर्टिकल ले लिया तो लाइट यहां से आएगी, इसी प्लेन में जाएगी। तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे होगा और नॉर्मल होगा उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, जो भी आप प्लेन कंसिडर करोगे वही। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन अब देखो यहां एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और दूसरा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उसे क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो इस लॉ से क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। तो लाइट 30 डिग्री से आ रही है तो यहां भी 30 डिग्री से ही वो जाएगी। ये समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है थर्ड लॉ हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? तो लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करते उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा लॉ है, फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्पेलिंग में ध्यान दो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक था रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या कहते हैं कि हमें दो मीडियम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? दो मीडियम। सपोज दिस इज बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ये दो मीडियम की बाउंड्री है। ये हमारी दो मीडियम की बाउंड्री है। ऊपर है मीडियम 1 और नीचे है मीडियम 2। मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 ये होगा n1। ये क्या होगा? n1। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने स्टडी किया होगा, लोअर स्टैंडर्ड में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कंसेप्ट था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम क्या कितना है? n1। कितना है? n1। और सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू n2। सो लाइट फर्स्ट मीडियम से अब सेकेंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अब लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो ट्रेवल कर रही है इस तरह से ट्रेवल कर रही है। देन जहां भी हमारा इंसिडेंस हो रहा है, लाइट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा नॉर्मल। ये है नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, then this is known as the angle of incidence. R is the angle of refraction, angle of refraction. So angle of incidence in medium 1 and angle of refraction in a medium 2. When light travel from one medium to another medium, when light travel from one medium to another medium having a different refractive index, or then this phenomenon is known as a refraction. उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। और याद रखना है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वैसे डायरेक्शन क्या होता है? लाइट का चेंज होता है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लाइट का डायरेक्शन डिपेंड रहता है, मींस लाइट का डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड रहता है। पहले हम लॉ देख लेते हैं, लॉ क्या कहता है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? Refracted ray lies in a plane formed by incident ray and normal drawn at the point of incidence.
सो रिफ्रैक्टेड रे उसी प्लेन में रहता है जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल है। नॉर्मल कहां से ड्रॉ किया हमने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन अ प्लेन formed by incident ray and normal drawn at a point of incidence and two ray on the either side of normal, two rays on the either side of normal। तो एक राइट हैंड साइड में होगी तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होगी, एक राइट हैंड साइड में होगी तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होगी, ठीक है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ मीडियम 1 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम 2 आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। इन दोनों में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक मीडियम 1 में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एक मीडियम 2 में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, n1 sin i, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, n2 इंटू साइन आर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें मिलता है, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। ये समझ में आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको डिटेल में और आगे पढ़ना है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये फॉर्मूला कैसे है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी लॉ हमें स्टडी करना है। तो हमने 4 लॉ स्टडी कर लिए, क्या है, एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन, ये 2 लॉ हो गए। देन लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन एंड, और एक लॉ था जब लाइट रेज एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या करती है, विदाउट डेविएट अपने अपने डायरेक्शन में चली जाती है और या पाथ चेंज नहीं करती। तो ये समझ में आ गया। 4 लॉ पे रे ऑप्टिक्स डिपेंड करता है। पहला, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम। सेकेंड, 2 or more ray can be intersect at the point without affecting their path beyond the point। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। थर्ड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड फोर्थ था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अगर हमें रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है तो हमें साइन कन्वेंशन सीखना होगा। मींस हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। आपने 10th में देखा होगा, आपने ऑप्टिक्स के डायग्राम ड्रॉ किए होंगे, मिरर के डायग्राम ड्रॉ किए होंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, या लेंस से आपने स्टडी किया होगा कि इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो उसको साइन देना जरूरी है। मीन्स पॉजिटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है, वो कंसिडर करना जरूरी होता है। तो उसे कहा जाता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो जब हम मिरर या फिर लेंस का स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टर्म आते हैं जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखे होंगे। कौन से टर्म आते हैं, जैसे कि ये देखो आया है पोल, दे रहता है प्रिंसिपल एक्सिस, देन आता है फोकस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ये सारे कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए। ये सारे कंसेप्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अगर हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लस कुछ कौन सा डिस्टेंस को लेना है, माइनस कौन सा डिस्टेंस को लेना है, वो डिसाइड करना पड़ता है। तो वो डिसाइड कैसे करेंगे, तो हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे मीन्स इट इज एनालॉगस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन्स हम कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस लेते हैं ना, उसको ये एनालॉगस सिस्टम है। एक्स वाई लेते उसको हम एक्स वाई एक्सिस लेते, उस तरीके से ही ये सिस्टम है। तो एनालॉगस है उससे, ठीक है। तो उसके पॉइंट हम देखते हैं अब कार्टेशियन पॉइंट, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के। पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल। जो भी डिस्टेंस होंगे वो कहां से मेजर किए जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर या पोल से। अब पोल या ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, तो अगर हम मिरर ले ले, अगर हम मिरर ले ले तो मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसी को हम क्या कहते हैं, पोल। मिरर का जो सेंटर होगा
कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जो भी मिरर होगा उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। या अगर हम थिन लेंस लेते, थिन लेंस लेते तो थिन लेंस का जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये समझ में आ गया। अगर मिरर का सेंटर होगा तो उसे पोल कहा जाएगा, और लेंस का अगर सेंटर होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर ये मैच करते, ऑप्टिकल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर में ज्योमेट्री के हिसाब से, शेप के हिसाब से आप सेंटर निकालोगे तो यही आएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम, और यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर सेम होते हैं। तो ये समझ में आ गया। डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस हमेशा पोल या ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर किया जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो यहां से ही मेजर करना पड़ेगा दोनों साइड में, या फिर लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आपको मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, द इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, 10th स्टैंडर्ड में आपने रे डायग्राम ड्रॉ किया है, तो जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो रे कहां से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी और राइट साइड में जाएगी। तो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, देखो इस तरह से अगर मिरर है तो रे कहां से आएगी, इस तरह से आएगी, ये। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, वहीं से हमारी रेज आएंगी, वहीं से हमारी रेज आएंगी। तो रे कैसे ट्रैवल करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमारी रेज ट्रैवल करेंगी। सेम कंसेप्ट हम लेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं। रे कहां से आएंगी, लेफ्ट साइड से। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, याद रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और रे कहां से आएंगे, लेफ्ट टू राइट रेज ट्रैवल करेगी। ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहा है, एक्स एक्सिस कैन बी कन्वीनियंटली चूजन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस विथ ओरिजिन एट द पोल, विथ द ओरिजिन एट द पोल। तो एक्स एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता होगा, अगर आप मिरर लेते हो तो मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं, पोल। मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं, पोल। और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस यहां से हम रेडियस मेजर कर सकते हैं इस कर्व की, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां रखेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हमारा ये एक्स एक्सिस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर होगा 0। तो एक्स एक्सिस कैन बी कन्वीनियंटली चूजन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस विद द ओरिजिन एट द पोल। इसका ओरिजिन जो होगा वो कहां पे होगा, पोल पे होगा। तो अगर आप यहां मिरर ड्रॉ करते हो, अगर आप यहां मिरर ड्रॉ करते हो तो मिरर का पोल कहां पे आएगा, मिरर का पोल ओरिजिन पे आएगा। कहीं पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। तो अब जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे, यहां या यहाँ दोनों तरफ पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हम कहां से मेजर कर सकते हैं, पोल से मेजर कर सकते हैं। अगर आपको लेंस को इसके ऊपर रखना है, लेंस को इसके ऊपर रखना है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मींस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस कहां आएगा, ओरिजिन पे आएगा। तो अगर आप लेंस को रखोगे, अगर हम लेंस को रखते हैं यहां, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, यहां से सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ये समझ में आ गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव एंड दोज ऑफ द राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव एंड दोज ऑफ द राइट ऑफ द पोल इज पॉजिटिव। तो अगर हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहां हमारा पोल होगा, ये हमारा क्या होगा, पोल। देखो पोल या ऑप्टिकल सेंटर, तो लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंस होंगे ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और राइट साइड के सारे डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पे होता है ना, ये सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और ये सारे डिस्टेंस नेगेटिव, सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं वैसे ही। तो P के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव, P के राइट हैंड साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन द डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस और एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव व्हाइल बिलो इट आर नेगेटिव। तो अगर हम एक्स एक्सिस यहां ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पोल है, यहां हमारा पोल होगा या ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर हम पोल के ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं अपवर्ड साइड में, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव। और अगर हम नीचे मेजर करते हैं डाउनवर्ड साइड, तो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो अपवर्ड सारे डिस्टेंस पॉजिटिव और डाउनवर्ड सारे डिस्टेंस नेगेटिव। यहां मेजर करो या यहां मेजर करो, ये सारे डिस्टेंस नेगेटिव, और यहां ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम ड्रॉ करते इसको एक साथ, ये हमारा एक्स एक्सिस दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, वाई एक्सिस, जनरली वाई एक्सिस ऑप्टिक्स में नहीं लेते, लेकिन मैंने ऐसे ही ड्रॉ करके रखा है आपको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो सिस्टम होता है उस हिसाब से ही चलते। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये ओरिजिन होता है, उसको हम क्या मानेंगे, पोल मानेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव एक्स, ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमने स्टडी किया है, ये हमने स्टडी किया है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है। सेम सिस्टम हमारा साइन कन्वेंशन के लिए यूज होता है। ओरिजिन से ये वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस। तो अभी जो हमने कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन यूज किया, सेम कंसेप्ट था। तो यहां हम क्या रखेंगे, ओरिजिन पे हम रखेंगे पोल। ओरिजिन पे क्या होगा हमारा, पोल। पोल के लेफ्ट हैंड साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर ऊपर जाएंगे पोल के अबव सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, और पोल के बिलो सारे डिस्टेंस नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो यही हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जनरली अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, आपने देखा होगा इमेज कैसे फॉर्म होता है। अगर मिरर होगा तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे, हमेशा क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, यहाँ से रे आएगा, इंसिडेंट होगा, देन ये फोकस से पास होगा। ठीक है, ये फोकस से पास होगा। इस तरह से आप ड्रॉ करते हो। तो देखो अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे हो u, और इमेज फॉर्म हो रहा है अगर सेम साइड, यहाँ कहीं इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका होगा इमेज डिस्टेंस v। तो इस केस में u निगेटिव है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है पोल के, v भी निगेटिव है क्योंकि ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, फोकल लेंथ भी निगेटिव है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस तरह से हमें यूज करना होता है साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह से हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना होता है। तो यहाँ तक आज हमने स्टडी कर लिया। ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया,
देन लाइट के बारे में स्टडी किया, इसके जो फेनोमिनॉन है उसके हिसाब से लाइट को 3 कैटेगरीज में स्टडी किया जाता है, वो हमने देखा। कौन से रे ऑप्टिक्स में देखा, देन वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद हमें 11th में क्या स्टडी करना है, 11th में सिर्फ हमें रे ऑप्टिक्स स्टडी करना है। तो रे ऑप्टिक्स के लिए हमने 4 फंडामेंटल लॉ देखे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब वो इंटरसेक्ट होगी तो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका स्टडी अच्छे से कर लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का लोअर स्टैंडर्ड का बुक होगा तो पढ़ लो वापस क्या होता है। देन उसके बाद हमने कार्टेशियन साइन कोऑर्डिनेट का स्टडी किया है कि किसको पॉजिटिव लें और किसको निगेटिव लें। तो यहाँ हम लेक्चर अब हमारा स्टॉप करते हैं।